मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी अब तक सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैनल पर अवेलेबल हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्रूम के अनुसार कार्य तुष्टि की अवस्था में 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से 2 तत्व प्रत्याशा एक्सपेक्टेंसी तथा कारण इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ये दोनों हो गए। यहाँ पर पूछा गया कि वो तीसरा तत्व कौन सा है। तो तीसरा तत्व होता है आपका कर्षण शक्ति या वैलेंस। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हेज़बर्ग के योगदानों के आलोक में विकसित किए गए निम्न कथनों पर ध्यान दें। यहाँ पर हेज़बर्ग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, हमें सही कथन का चुनाव करना है और उसके लिए नीचे कुछ कोट्स भी दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है कार्य तुष्टि यानी जॉब सेटिस्फैक्शन का विपरीत कार्य असंतुष्टि होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन का विपरीत क्या बताया? जॉब डिससेटिस्फैक्शन। दूसरा पॉइंट है कार्य में अंतर्वस्तु संबंध कारक की उपस्थिति से कार्य तुष्टि बढ़ती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्य में अगर अंतर्वस्तु संबंध कारक हो तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है कार्य में संपोषक कारक की उपस्थिति से कार्य असंतुष्टि का स्तर ऊंचा होता है। मेंटेनेंस फैक्टर के होने से जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट है कार्य में अभिप्रेरकों की अनुपस्थिति से कार्य असंतुष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पॉइंट 2 और 4, यानी जो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे हर्ज़बर्ग के अनुसार अभिप्रेरक कारक में नहीं रखा जाता है? तो हर्ज़बर्ग ने जो सैलरी है, सैलरी को अभिप्रेरक कारक के रूप में नहीं रखा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी वेतन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक्स सिद्धांत के तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, कर्मचारी में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, ये गलत है। बाकी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं, तो आप सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे उत्तम प्रबंधक कौन होता है? तो 5x5 शैली का प्रबंधक सबसे उत्तम प्रबंधक माना जाता है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। सिम्बायोसिस का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध इंजीनियरिंग साइकोलॉजी से होता है, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान से इसका संबंध होता है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि मैचिंग से रिलेटेड है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे कुछ कोड्स दिए गए हैं। कोड्स के आधार पर ही आपको मैच करना है। जैसे ए का अगर 3 है तो आप ए को टिक करेंगे, बी का अगर 1 मैच कर रहा है तो आप बी को टिक करेंगे, सी का अगर 2 मैच कर रहा है तो आप सी को टिक करेंगे, और बी का अगर 2 मैच कर रहा है तो आप डी को टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बी है, कार्यक्रमित निर्देश, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये संबंध स्थापित करता है कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से, तो आपका बी का 2 यानी जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बार्स द्वारा किसका मापन होता है? आपका ऑप्शन है कार्य अभिप्रेरक, कार्य तुष्टि, औद्योगिक मनोबल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बार्स का जो संबंध होता है वो रेटिंग स्केल है। बार्स एक प्रकार का रेटिंग स्केल है जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आपका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उस पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कार्य वर्णनात्मक अनुक्रमणी जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में JDI कहते हैं, किसका मापन करता है? तो JDI मापन करता है जॉब सेटिस्फैक्शन का। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे क्रिया शोध के प्रकार में नहीं शामिल किया जा सकता? एक्शन रिसर्च में हम किसे नहीं शामिल कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सहभागी शोध, दूसरा है निदान सूचक शोध डायग्नोस्टिक रिसर्च, थर्ड है अनुभविक शोध या एम्पिरिकल रिसर्च, और लास्ट है क्षेत्र शोध या फील्ड रिसर्च। तो यहाँ पर इसमें हम फील्ड रिसर्च को शामिल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लेविन से रिलेटेड। लेविन के अनुसार संगठनात्मक परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज उत्पन्न करने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो अजड़ीभूत करना, गति तथा पुनर्जड़ीभूत करना, यह आपका सही ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से किस शैली में नेता अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर समूह मतैक्ट ग्रुप कॉन्सेंसस के आधार पर कोई निर्णय लेता है? यहाँ पर जो G2 टाइप है उसमें नेता अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर कोई निर्णय लेता है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संदर्भ में किस तरह का नेतृत्व अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा? भारतीय संदर्भ में कार्य संपोषक नेतृत्व टास्क नर्चरेंट लीडरशिप सबसे अधिक प्रभावकारी होगा, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है उच्च LPC प्राप्तांक से कार्य उन्मुखी नेतृत्व का पता चलता है। दूसरा कथन है निम्न LPC प्राप्तांक से संबंध उन्मुखी नेतृत्व का पता चलता है। तीसरा पॉइंट है नेता को पदीय अधिकार पोजीशन पावर जितना ही अधिक होगा परिस्थिति नेता के लिए उतना ही अनुकूल समझा जाता है। और लास्ट है कार्य संरचना की मात्रा अधिक होने से परिस्थिति नेतृत्व के लिए अनुकूल होती है। यहाँ पर जो आपका कथन 3 और 4 है, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों ही सही हैं, बाकी ऊपर के दोनों ही गलत हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगर आप लीडरशिप से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको लीडरशिप से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सीधे प्लेलिस्ट पे ही पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हर्सी एवं ब्लैंकार्ड के अनुसार नेतृत्व शैली के 4 प्रकार होते हैं, निम्नांकित में से किसे उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? मतलब हर्सी और ब्लैंकार्ड ने 4 टाइप्स बताए हैं, यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो मिसमैच है उसको चूज करना है। पहला टाइप है टेलिंग शैली, टेलिंग स्टाइल, दूसरा है सेलिंग शैली या सेलिंग स्टाइल, तीसरा है प्रत्यायोजी शैली या डेलीगेटिंग स्टाइल, और लास्ट है निर्देशात्मक शैली या डायरेक्टिव स्टाइल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से जो आपका निर्देशात्मक शैली है वो इनके टाइप से मैच नहीं करता है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। असर्शन यहाँ पर कथन है कार्य तुष्टि पर कार्य मनोवृत्ति निर्भर करता है, और इसका कारण दिया गया है क्योंकि कार्य तुष्टि तथा औद्योगिक मनोबल में ऋणात्मक सहसंबंध होते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कार्य तुष्टि कार्य मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी गलत है, क्योंकि कार्य जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो एटीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि कार्य तुष्टि तथा औद्योगिक मनोबल में ऋणात्मक सहसंबंध होता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पर कि कथन तथा कारण दोनों ही गलत हैं, आप उसको टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। औद्योगिक मनोविज्ञान में मशहूर हाथ्रोन अध्ययन हाथ्रोन स्टडीज़ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको किया गया था मेयो के द्वारा। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक मनोविज्ञान में अभियंताओं के अनुसार कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श तापक्रम प्रसार जो टेम्परेचर होना चाहिए कार्य करने के लिए वो कितना होना चाहिए? तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर रहता है वो कार्यकर्ताओं के कार्य करने के लिए सबसे अनुकूल होता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने सिर्फ 17 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट करिए। आपके जैसे रिस्पांस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे भी वीडियोस आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।